गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 17 फरवरी 2021 है। इफ यू फेल डाउन यस्टरडे स्टैंड अप टुडे। अगर आपने फेलियर फेस किया है तो ऊपर वाले का शुक्रिया करें कि थैंक यू कि आपको एक फेलियर दिखाया या फिर मल्टीपल फेलियर्स दिखाया। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यू पॉइंट है, अगर एक व्यक्ति ऐसा जिसको लाइफ में थरोली सक्सेस ही मिलता रहे तो उसकी लाइफ कोई इंटरेस्टिंग नहीं होगी। राइट, फेलियर जो है वो आपको और ज़्यादा मजबूत बना। फेलियर आपको एक हद तक मीन्स आई वुड से कि फेलियर से ही सक्सेस मिलता है। ये मेरा एक पर्सनल मानना है, क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेलियर एग्जाम में फेलियर। आई एम नॉट सेइंग दैट। आप कोई चीज़ कर रहे हैं, आप गिरेंगे, उसमें फिर से उठेंगे, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। लेकिन जब भी फेलियर की बात आती है तो लोग इतने आतंकित हो जाते हैं, इतने डर जाते हैं। राइट, फेलियर से इतना डर है कि इस डर की वजह से वो कभी सक्सेस तक भी नहीं पहुंच पाते। एनीवे, सोचिएगा इसके बारे में। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स के बीच में जो इश्यू होते रहते हैं उसके बारे में। देन वी हैव द फ्यूचर फ्यूल। कौन सा फ्यूल ये होगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। फिर टेली हेल्थ के बारे में बात करेंगे और एक प्रपोजल जो रखा था वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने कि हमारे देश में 4 कैपिटल्स होने चाहिए, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तो एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स अवेलेबल हैं। के सब्जेक्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। कोर्स के दूसरे भी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू का मोबाइल ऐप। एट क्रॉस पर्पसेस पायोनियर का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इट्स अबाउट गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर। रिसेंटली क्या हुआ है, 2 इंसिडेंट्स हुए हैं। आज की खबर को अगर हम देखेंगे, न्यूज़ आइटम्स को, तो चलिए क्विकली देख लेते हैं। यू विल फाइंड हियर के जो किरण बेदी जी पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको अपना जो पद था ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का, उससे उनको हटाया गया है। ये कई बार हमने ये चीज़ देखी है कि किरण बेदी जी जो हैं उनका पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर के साथ एक इश्यू चलता रहता था। दूसरा जो रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ है वो हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के गवर्नर जो हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के बीच में भी काफ़ी इश्यूज हमें देखने को मिलते रहते हैं। रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली ये हुआ कि जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी साहब, वो एक जो स्टेट का प्लेन है, यानी कि सरकार का एक एरोप्लेन जो है उसमें वो गए और फिर पता चला कि वो जो प्लेन है सरकार का प्लेन, उस प्लेन को उड़ने की परमिशन नहीं दी गई और फिर उनको उस प्लेन में से उतरकर फिर एक जो कमर्शियल फ़्लाइट है उसमें जाना पड़ा। वो कुछ देहरादून जा रहे थे, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पर गवर्नर जो हैं, गवर्नर को परमिशन किसने नहीं दी, उनकी जो फ़्लाइट थी उसको परमिशन राज्य सरकार ने नहीं दी। तो ये इश्यूज़ जो हैं, ये इश्यूज़ हमारी जो एक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसके लिए बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। नाउ द गवर्नर जो है उसके बारे में कहा तो ये जाता है, और गवर्नर की पोजीशन जो है उसके बारे में यही है कि ये एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या होती है, रियलिटी ये है कि ये एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ही होती है। मैंने कई बार ये टॉपिक आपको समझाया है। बहुत ही ब्रीफली फिर से एक चीज़ रिवाइज करवाना चाहूँगा कि जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर्स को, लेकिन रियलिटी में आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी ने ये किया है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट में रही हैं, उन्होंने अपने अपने लोगों को, अपने अपने पार्टी के ऐसे लोग, फॉर एग्जांपल एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन जो है वो इलेक्शन में इतना अच्छा नहीं था वो व्यक्ति, लेकिन पार्टी में उस व्यक्ति ने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी में बहुत ही फेमस होते हैं, लोगों में फेमस नहीं होते हैं। राइट, मास लीडर्स नहीं होते हैं, लेकिन पार्टी को पता होता है कि इस व्यक्ति की वजह से, इस व्यक्ति ने बहुत सारे मास लीडर्स को क्रिएट किया है। तो फिर
उस व्यक्ति को तो आप एमपी या फिर एमएलए नहीं बना सकते, तो आपने क्या किया, आपने उस व्यक्ति को थैंक यू कहने के लिए कि आपने पूरा जो अपना जीवन पार्टी को दिया है, तो आपको या तो प्रेसिडेंट या तो फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर बनाया जाएगा। तो ऐसी चीज़ भी चलती है। अब गवर्नर जो हैं वो एक प्योर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, बुक्स कुछ अलग कहती हैं, रियल वर्ल्ड में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ही होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एक प्रकार के एजेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रकार से स्टूज आप कह सकते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की आंख और कान के तौर पर गवर्नर्स जो हैं वो काम करते हैं। और ये एक चीज़ ऐसी है कि इलेक्टेड व्यक्ति, एक इलेक्टेड पोस्ट और एक अपॉइंटेड पोस्ट के बीच में ये इश्यू होता है, खास करके वे सारे राज्यों में जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है और दूसरे स्टेट्स में कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी है, या फिर जब कांग्रेस के टाइम पर बीजेपी के राज्यों के साथ भी यही सिचुएशन होते रहते थे। आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम पर आई थिंक कमला बेनीवाल एक गवर्नर थे, और उनके मोदी साहब और बेनीवाल जो हैं मैडम, उनके बीच में काफ़ी ऐसे टकरार हमें देखने को मिलते रहते थे। ए गवर्नर इज ओनली अ नॉमिनल हेड विथ नो रियल पावर वेस्टेड इन हिम और हर। जनरली कहते हैं हम, एक रबर स्टैम्प टाइप ऑफ ड्यूटी होती है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे जंक्चर्स हैं जहाँ पर गवर्नर के पावर्स जो हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। गवर्नर्स जो हैं वो जब भी कोई फॉर एग्जांपल फ्लोर टेस्ट की बात आती है, या फिर इलेक्शन के बाद अगर सिचुएशन क्लियर नहीं है, तो उस टाइम पर अपनी जो विवेक बुद्धि है उसका इस्तेमाल करके वो डिसीजन ले सकते हैं। फिर बिल्स की बात करें, कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई बिल, इम्पोर्टेंट बिल राज्य की जो असेंबली है उसने, विधानसभा ने पास किया, और फिर गवर्नर जो हैं उस बिल पर बैठे रहते हैं, उस बिल के ऊपर या तो वो प्रेसिडेंट को दे देते हैं उस बिल को, या फिर उस बिल के ऊपर सिग्नेचर नहीं करते उस बिल में, जस्ट टाइम वेस्ट करते हैं। तो ऐसी चीज़ भी हमें कई बार देखने को मिलती रहती है। वेस्ट बंगाल में भी यही सिचुएशन। वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं जगदीप धानकर, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बारे में भी कई बार हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि उन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा चलता रहता है। तो ये जो कोल्ड वॉर हैं बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर जो हैं, ये कई बार बहुत ही एक भयानक स्वरूप ले लेता है, और अल्टीमेटली ये है कि अल्टीमेटली नुकसान किसका है, राज्य का, डेमोक्रेसी का, लोगों का नुकसान है। जो इथोस हैं, जो ऐसी पोस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड पोस्ट है गवर्नर की, चीफ मिनिस्टर की, तो ऐसे पब्लिक फिगर्स जो हैं, ऐसे लीडर्स जो हैं, वो इस प्रकार का बिहेवियर करेंगे तो फिर कहाँ की डेमोक्रेसी, फिर लोगों का भरोसा जो है वो उठ जाएगा इन सारी चीज़ों के ऊपर। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, जो गवर्नर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इस इश्यू के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि गवर्नर की जो एक पोस्ट है, उस पोस्ट की जो एक रेप्यूटेशन है, मेरा मानना है कहीं ना कहीं नोज डाइव हुई है। राइट, अब लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि गवर्नर इज़ जस्ट फॉर ए सॉर्ट ऑफ रबर स्टैम्प। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल एपीजे कलाम साहब को लीजिए, ही वॉज ए प्रेसिडेंट के बारे में भी ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है दैट्स लाइक ए मोर सॉर्ट ऑफ रबर स्टैम्प, इजंट इट। लेकिन क्या एपीजे कलाम साहब ने, क्या प्रणब मुखर्जी साहब ने, अभी कोविंद साहब की टेन्योर चल रही है तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिम, लेकिन ये दो ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जिनके टेन्योर्स मुझे याद हैं, एपीजे कलाम साहब और प्रणब मुखर्जी साहब। तो इनके टेन्योर्स को देखिए, आपको लगेगा कि नहीं, इन्होंने जो कुर्सी थी उसकी शोभा बढ़ाई। सेम थिंग शुड अप्लाई टू गवर्नर्स एज वेल, राज्यपालों को भी ये करना चाहिए। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर। अगर आपके कोई मैसेजेस हैं दैन यू कैन सेंड मी, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है मिलेनियम पोस्ट नाम के एक न्यूज़पेपर का।
और यहाँ पर फिर से मैं आपको एक न्यूज़ आइटम दिखाना चाहता हूँ कि कैसे एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है। नितिन गडकरी साहब ने फास्टैग के बारे में बात की और यहाँ पर देखिए, ही सेड दैट देयर वाज अ नीड टू प्रमोट अल्टरनेटिव फ्यूल्स अदर देन डीजल एंड पेट्रोल। नितिन गडकरी साहब ने बस ये बात बताई और मैं एक आर्टिकल आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये कनेक्शन नेचुरली बन गया, कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, मैं जस्ट मजाक कर रहा था। तो यहाँ पर बात हम करेंगे हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में। हाइड्रोजन एक फ्यूल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे काम करता है हाइड्रोजन, आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। हाउ फ्यूल सेल कार वर्क्स, right? A fuel cell is a clean and efficient power plant that makes electricity through a chemical reaction between oxygen and hydrogen. तो इलेक्ट्रिक मोटर है, राइट, यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर हाइड्रोजन टैंक है, एक केमिकल रिएक्शन होता है और फिर केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका इस्तेमाल आप करते हैं आपकी कार चलाने के लिए, आपके बाइक के लिए, ट्रक के लिए, एरोप्लेन के लिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए, जिनका इस्तेमाल हम इंडस्ट्री में और घरों में करते हैं। तो ये एक बहुत ही क्लीन तरीका है, क्लीन एंड एफिशिएंट प्लांट, पावर प्लांट, राइट। और आप ये इन्फोग्राफिक जो है इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। तो इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी दूसरी चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है। हाइड्रोजन इकोनॉमी जो है, इससे दो फायदे हो सकते हैं। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, इससे हम सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसका एमिशन बंद हो सकता है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि पावर जनरेशन के लिए और व्हीकल्स के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटपुट मीन्स जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, या फिर जो रेसिड्यूल्स जो हम कहते हैं कि अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल का इस्तेमाल किया तो स्मोक निकलता है, इज़न्ट इट, या फिर धुआं निकलता है। तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट होगा पानी, वाटर, और किसी भी प्रकार के गैस जो हैं वो यहाँ पर पैदा नहीं होंगे। एनर्जी एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं लाइक पेट्रोल और डीजल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनके साथ कंपेयर करें तो एनर्जी एफिशिएंसी भी हाइड्रोजन की ज़्यादा है। हाइड्रोजन आईसी इंजन जो है ये 38% एफिशिएंट है। ये पेट्रोल आईसी इंजन, आईसी यानी कि इंटरनल कंबशन, इस इंजन से 8% ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, यानी कि आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ज़्यादा एनर्जी यानी कि ज़्यादा माइलेज। ये भी कहते हैं कि क्रूड की बात करें तो बाय 2050, मिड 2050, समवेयर अराउंड 2050 या 2055 के आसपास जो हैं फ्यूल जो हैं, ये फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तो हाइड्रोजन जो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक कार है, सोलर से आप चार्ज कर सकते हैं, जिसके बारे में काफ़ी चल रही है बातचीत। काफ़ी ईवीज़ भी लॉन्च हुई हैं, ईवी स्कूटर्स भी लॉन्च हुए हैं, लेकिन हाइड्रोजन भी एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। यूरोपियन यूनियन, हाइड्रोजन काउंसिल और ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस का कहना यह है कि फ़िलहाल ग्लोबल एनर्जी मिक्स जो है, ग्लोबल एनर्जी मिक्स यानी कि एक ऐसा पाई चार्ट होता है जिसमें डीजल का लेट्स से 50%, और आई एम जस्ट गिविंग यू रफ एग्जांपल, डीजल का लेट्स से 15%, फिर पेट्रोल का 25%, ऐसे जो पाई चार्ट बनता है। तो 2018 में एनर्जी मिक्स की बात करें, एनर्जी बास्केट की बात करें, तो हाइड्रोजन का शेयर जो है ये था 2%, लेकिन 2050 तक ये 13 से 24% तक, यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो धीरे धीरे एक्सपांड होता जाएगा। हाइड्रोजन काउंसिल का प्रेडिक्शन ये है कि इस क्षेत्र में $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा बाय 2030। हाइड्रोजन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड चीपली एंड इन एन इको फ्रेंडली मैनर। आपको हाइड्रोजन पैदा करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो मेथड है, आपकी जो प्रोसेस है हाइड्रोजन बनाने के लिए, दैट शुड बी ग्रीन एंड क्लीन एज वेल। जितना लोकल बना सके उतना अच्छा। अब हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को 3 लेयर्स में या फिर 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन जो है इसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके आप हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्लीन नहीं है। एक है ब्लू हाइड्रोजन, जिसमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके आप हाइड्रोजन पैदा करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो ओकेश, मैं इसको इतना ज़्यादा फेवर हम नहीं करेंगे।
लेकिन एक है ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन को पैदा करते हैं। तो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। हाइड्रोजन काउंसिल जो है, इसकी स्थापना 2017 में हुई। 109 कंपनीज इसके मेंबर्स हैं और 20 देशों की अलग अलग 109 कंपनीज जो हैं वो हाइड्रोजन काउंसिल के साथ जुड़ी हुई है। अब हाइड्रोजन काउंसिल जो है वो हाइड्रोजन जो स्टेशंस हैं, जैसे हम पेट्रोल पंप्स है, ऐसे ही हाइड्रोजन कार हों, हाइड्रोजन व्हीकल्स हों और हाइड्रो पावर स्टेशंस हों, जहाँ पर जाकर आप अपना हाइड्रोजन जो है वो फिलअप कर सकते हैं और फिर आपका जो सो कॉल्ड साइलेंसर है वहाँ से धुआं नहीं लेकिन एक प्रकार से पानी निकलेगा। तो ये है पूरा प्लान। और चैलेंज जो हैं वो हैं पैसों का चैलेंज, राइट। इसमें रिसर्च की आवश्यकता है, इसमें पावर स्टेशंस और ये सारी चीज़ों को खड़ा करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। तो ये कलेक्टिव पार्टनरशिप से किया जा सकता है। ऐसे काउंसिल्स और ऐसे यूनियंस और ऐसे देश मिलकर कलेक्टिव जो है फंड कलेक्ट करके हम सभी की एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं। और हाइड्रोजन जो है वो डेफिनेटली एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए भी एक सब्स्टिट्यूट बन सकता है फॉसिल फ्यूल का। और वी नीड टू थिंक अबाउट इट। जैसे नितिन गडकरी साहब ने बताया कि एक अल्टरनेटिव फ्यूल की आवश्यकता है, तो हाइड्रोजन इज़ द आंसर। इंडियन ऑयल जो है IOC जिसको हम कहते हैं, उन्होंने 15 पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन PEM फ्यूल सेल बसेस को परचेज की हैं और ये बसेस जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर चलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम ने भी हाइड्रोजन कॉर्पस फंड क्रिएट किया है। और फिलहाल ये सेल्स हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, राइट। उसका कैपिटल कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इट्स अबाउट $5,500 पर किलोवाट। तो ये भी जो एक मेजर हर्डल है वो पार्टनरशिप से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल या फिर हाइड्रोजन इकोनॉमी, फ्यूल के ऊपर से आपको डायरेक्ट एक प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि फ्यूल की प्राइस ₹100 के आसपास पहुंच गई है, पेट्रोल की प्राइस बहुत सारे राज्यों में। तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर से एक मेंस एग्जामिनेशन में या फिर प्रीलिम्स में, इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट शुड वी डू अबाउट इट, कि फ्यूल की प्राइसेस इतनी बढ़ रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर क्यों बढ़ी है। तो टैक्स जो है वो कम नहीं किया है, ये सारे रीजंस हैं, लेकिन इसका परमानेंट क्या कोई सॉल्यूशन है? तो यस, हाइड्रोजन एक परमानेंट सॉल्यूशन है इसका। ये दोनों चीज़ें जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ कार्बन एमिशन जो है उसको भी कम कर देगा या फिर बंद कर देगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंटरेस्टिंग आर्टिकल, दिस इज अबाउट टेली हेल्थ। यू नो व्हाट इज टेली हेल्थ, राइट। स्मार्टफोन के माध्यम से आपने, जैसे मैं और आप अभी डिस्कशन कर रहे हैं, तो दैट इज यू कैन से टेली एजुकेशन। इन द सेम वे टेली हेल्थ के भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, खास करके भारत जैसे देश के लिए। यू नो वेरी वेल कि कोविड-19 जब स्प्रेड होने लगा तो बहुत सारी जगहों पर यह हुआ कि ये आंकड़े हैं, आपने फील भी किया होगा, आपने देखा भी होगा। आई विल टॉक अबाउट माई ओन फादर, राइट। तो मेरे जो पिताजी हैं उनका रूटीन चेकअप हम हर 3 महीने में डॉक्टर को विज़िट करते हैं। तो क्योंकि लॉकडाउन था और कोरोना वायरस का भी एक भय था, तो फिर हम विज़िट करने के लिए नहीं गए। हमने डॉक्टर से बात की एंड डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर विनो इज़ लाइक ए फैमिली डॉक्टर। तो फिर उन्होंने बता दिया कि ये मेडिसिन जो हैं उनको आप कंटिन्यू करें, कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने स्मार्टफोन के माध्यम से डॉक्टर्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि कोविड-19 की वजह से जो नॉर्मल हम विज़िट करते थे हॉस्पिटल्स में, वो विज़िट जो हैं उसके ऊपर एक इम्पैक्ट देखने को मिली है। ट्यूबरक्लोसिस की जो डिटेक्शन के केसेस हैं, अगर अप्रैल-दिसंबर 2019 के साथ आप 2020 के आंकड़ों को कंपेयर करें तो 50% ड्रॉप देखने को मिला है। तो क्या ये ट्यूबरक्लोसिस हमारे देश में कम हो गया? नो, द थिंग इज डिटेक्शन कम हुआ है। एंटीनेटाल केयर में भी 56% ट्रैफिक कम हुआ है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग कैंसर केयर का आंकड़ा आप देखेंगे, यू विल फाइंड द सेम थिंग। अगर आप दूसरी ऐसे रूटीन फॉलोअप्स जो हैं, ब्लड शुगर जो भारत में एक बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा है, डायबिटीज़ की बात करें तो बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स विजिट नहीं कर पा रहे थे। और आज भी हमारे देश में एक इनइक्वालिटी है रूरल और अर्बन सेंटर्स में। अगर आप गांव में रहते हैं या फिर आपके रिश्तेदार गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा कि कई बार वो
हमारे सिटीज़ में आते हैं क्योंकि उनको नज़दीक के अस्पताल में जाना है, तो कई बार उनको रात को हमारे घर पर ही रुकना पड़ता है बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड होटल एंड थिंग। कल्चर भी है कि अगर गांव से कोई आया है तो आप उनको परेशान नहीं होने देंगे, आप यू विल प्रोवाइड एज मच फैसिलिटीज़ एज पॉसिबल। आप उनको छोड़ने पिकअप करने के लिए जाएंगे, हॉस्पिटल में भी साथ जा सकते हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि गांव में ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, राइट। तो अब हम वहाँ पर भी ये डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ को पहुँचाना चाहते हैं, तो व्हाट शुड बी डू अबाउट इट यार? इसका क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन है टेली हेल्थ, वर्चुअल कंसल्टेशंस अवॉइड द रिस्क ऑफ कोविड-19 ट्रांसमिशन। मैंने जो अभी मेरा एग्जांपल दिया मेरे फादर का, तो उसमें क्या था, कोविड-19 का ट्रांसमिशन का एक ख़तरा था, एक भय था, वो कोई भी नहीं चाहेगा। तो फिर हमने क्या किया, वर्चुअल कंसल्टेशन कर लिया। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड है, ये जो कई जगह पर हॉस्पिटल्स या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कई जगह पर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कई जगह पर नहीं, ये चीज़ जो है वो हम ये डिस्क्रिमिनेशन को बंद कर सकते हैं। ये एक ब्रिज क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेली हेल्थ या फिर टेली मेडिसिन। इंडियन गवर्नमेंट्स ई संजीवनी प्लेटफॉर्म, इसमें प्रोवाइडर यानी कि डॉक्टर और पेशेंट का इंटरेक्शन हो सकता है। फिर आपको जो प्रोवाइडर हैं वो आपको स्पेशलिस्ट जनरल प्रैक्टिशनर्स के साथ भी इंटरेक्शन करवा सकते हैं। आपको याद होगा डियर फ्रेंड्स, मैंने कई बार जापान का एग्जांपल दिया। अगर आप एक लंबे टाइम से मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, तो आपको पता होगा मैंने कई बार जापान के बारे में कहा है कि जापान में एक मैंने एग्जांपल दिया था कि प्रोएक्टिव हैं चीज़ें, कि वहाँ के जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उनका टारगेट होता है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि इस एरिया में लेट्स से कि 1000 लोग रहते हैं तो वो बीमार नहीं पड़ने चाहिए। अगर बीमार नहीं हुए 1000 व्यक्ति उस महीने में तो आपको पूरी सैलरी मिलेगी, वरना फिर आपका परफॉर्मेंस सैलरी जो है वो थोड़ी थोड़ी कट होती जाएगी। ऐसा कुछ है वहाँ पर। अब अगर नहीं भी है, मीन्स है, लेकिन अगर नहीं भी है देन एज वेल जस्ट एन आइडिया, थिंक अबाउट इट, कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी चीज़ जहाँ पर बीमार होते हैं तब नहीं, लेकिन आप क्या क्या करें जिससे आप बीमार ना हो। फॉर एग्जांपल अगर सीज़न चेंज हो रही है, सुबह में थोड़ी बहुत सर्दी है और दोपहर तक धूप है या फिर गर्मी लग रही है, तो ऐसी मिक्स्ड सीज़न में लोगों को कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, ये सारी चीज़ें जस्ट इमेजिन आपको आपके लोकल गवर्नमेंट या फिर आपके जो लोकल डॉक्टर्स हैं वो ये चीज़ें, जैसे व्हाट्सएप में सुबह सुबह कोई लोग विशिंग्स ग्रीटिंग्स और ये सारी चीज़ें भेजते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर आपके लोकल एरिया के जो डॉक्टर हैं या फिर आपके सिटी के, आपके टाउन के, आपके गांव के डॉक्टर्स जो हैं, उनकी ऑफिस से आपको मैसेजेस आते हैं कि आज का वेदर या फिर आने वाले इतने दिनों में इस प्रकार का वेदर हो सकता है, बारिश हो सकती है, तो व्हाट आर द थिंग्स यू शुड डू एंड यू शुड नॉट डू। बच्चे हैं तो उनकी देखभाल कैसे करें, वायरल फ्लू क्या है, इस प्रकार की चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलने लगेगा, इज़न्ट इट? जस्ट इमेजिन। तो ये जापान ने जो किया है, जापान में ऐसा है कि मुझे एक डॉक्टर ही बता रहे थे कि वो काफ़ी बार जापान गए हैं, तो ही वॉज टेलिंग मी कि वो वहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो विज़िट करते हैं, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स लोगों के घरों में विज़िट करते हैं और पूछते हैं क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, व्हाट यू शुड ईट एंड व्हाट यू शुड नॉट ईट एंड थिंग्स लाइक दैट। अब हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन है तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन यस, टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम एक शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। यूएसए की आपको पता है 20 सालों से ये शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स, जिसको SMA कहते हैं, ये करता है। तो SMA में क्या होता है कि ग्रुप सेशन, जैसे इट्स लाइक वेरी इजी, अभी जो मैं कर रहा हूँ दैट इज SMA, शेयर्ड मीन्स लाइक एग्जाम्पल ऑफ शेयर्ड मेडिकल या फिर शेयर्ड एजुकेशनल अपॉइंटमेंट्स। आपको मेरे साथ इंटरेक्ट करना है, लाइव डिस्कशन करनी है, तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई मैं लेट्स से इंस्टाग्राम के ऊपर आई विल बी लाइव, और फिर आप सब जुड़ जाते हैं, आपके कोई प्रश्न हैं तो आप प्रश्न पूछेंगे। इट्स लाइक ए सॉर्ट ऑफ सेमिनार कि मैं कैसे तैयारी करते हैं, क्या क्या हर्डल्स हैं
क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड, क्या फिल्में देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, कि आपको फ्रेंड्स के साथ बाहर टहलने के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं उसके जवाब लाइव सेशन में दिए जा सकते हैं। तैयारी कैसे करें, कौन सी किताब पढ़े, कौन सी ना पढ़े, एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये चीज़ जो है यूएसए में होती है कि अगर डायबिटीज़ का ऐसा शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट है, उस सेशन में जो डॉक्टर्स हैं वो डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे, कैसे होता है, क्या होता है, और केयर कैसे रखनी है आपको, राइट। टेम्पटेशंस, अगर आपको मीठा खाने का मन करे तो कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं। ये सारी छोटी बड़ी चीज़ें, फिर जो पेशेंट्स हैं उनके प्रश्नों का जवाब, उनके अच्छे एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जा सकता है। जैसे कि अरविंद आई हॉस्पिटल जो पुडुचेरी में है, तो वहाँ पर ऐसे ग्लूकोमा, एक आँख की बीमारी है, एक डिजीज़ है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, कि आपको हमेशा के लिए रोशनी चली जाएगी आपकी आँखों की। तो ये ग्लूकोमा जो है उसके साथ जुड़े हुए ऐसे शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे देश में, हमारे सिटी में ऐसे प्रोग्राम्स हों, शेयर्ड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स, तो हेल्थ कितनी इम्प्रूव हो जाएगी। डॉक्टर्स जब, अब देखिएगा, अगर आपका दोस्त आपको कहेगा कि यार वॉकिंग कर, रनिंग कर, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ले, यू वॉन्ट डू इट, लेकिन डॉक्टर आपको कहेंगे कि आपको कल से तो चलना ही पड़ेगा, यू नीड टू वॉक, जस्ट वॉक 5 किलोमीटर्स, तो आप क्या करेंगे? यू बस स्टार्ट, यू विल टेक इट वेरी सीरियसली, इजंट इट। तो इससे हम हमारे पूरे देश की प्रोएक्टिव हेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये पॉसिबल भी है, डेटा प्लान्स काफ़ी रीजनेबल प्राइस में है, और WHO भी कहीं ना कहीं हेल्थ फॉर ऑल अचीव करना चाहता है, तो भारत इसको कर सकता है। दिस इज़ एन अचीवेबल थिंग। द वायबिलिटी ऑफ 2 प्रपोजल्स, कहाँ है? दिल्ली। तो ये दिल्ली, महाराष्ट्र का मुंबई, देन वी हैव चेन्नई, एंड वेस्ट बंगाल का कोलकाता। ये 4 देश के 4 कैपिटल्स होने चाहिए, ऐसा सजेशन दिया था चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने। उन्होंने ये कहा था कि रोटेटिंग मैनर पर, कि लेट्स से कि 2 सालों के लिए दिल्ली कैपिटल रहा, फिर 2 सालों के लिए महाराष्ट्र का मुंबई, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता। तो इसे रोटेट होते रहना चाहिए, ताकि उनका ये आइडिया था। उन्होंने कहा कि देश इतना बड़ा है, तो पहले वेस्ट बंगाल का ये जो कोलकाता है वही कैपिटल था, इज़न्ट इट, ब्रिटिश के टाइम पर। इसके साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न भी है, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन। तो ये सजेशन आया, तो एक डिस्कशन हुई कि क्या हमें हमारे देश में इतने कैपिटल्स, 4 कैपिटल्स होने चाहिए। साउथ अफ्रीका में हैं, एज यू नो, लेकिन वहाँ पर अलग अलग हैं, कि जुडिशरी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिकल कैपिटल अलग है, इस प्रकार से है। तो रोटेशन बेसिस पर अगर हम ये चीज़ करें, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको 3 और शहरों में पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, राज्यसभा एंड लोकसभा। उसका खर्च कितना ज़्यादा होगा। फिर सभी MPs के लिए, उनका जो स्टाफ है, उनके लिए आपको घर बनाने पड़ेंगे, तो उसका खर्च जस्ट इमेजिन कीजिए। फिर 2 सालों के लिए अगर दिल्ली कैपिटल हैं, राइट, तो बाकी ये वही 2 सालों के लिए ये 3 दूसरे शहरों में जो घर हैं, जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, इतने खर्च करके जो बिल्डिंग्स बनाई हैं वो खाली पड़ी रहेगी। फिर लोग रोटेट होते रहेंगे, तो ये रोटेट में जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, उसका खर्च और उसका चैलेंज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन और कम्यूटेशन का एक्सपेंस जो है वो भी कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इतने पॉइंट्स जो हैं उसको अगर हम देखें तो लगता है कि इट इज़ नॉट फीजिबल ऑप्शन। आपके लिए एक प्रश्न है कि दिसंबर 1911 में दिल्ली हमारे देश का, या फिर उस टाइम का जो ब्रिटिश राज था, उसमें दिल्ली कैपिटल होगा, ऐसा किसने अनाउंस किया था? ऑप्शंस हैं क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, किंग जॉर्ज 5, या फिर नन ऑफ द अबव। Stick your answer in the comment section, and please don't write just A, B, C और D. Write अगर A आंसर है तो A के साथ क्वीन विक्टोरिया भी लिखें। एग्जामिनेशन में आपको नहीं लिखना है, बट हियर आई वांट यू गाइज टू डू दैट, टू फॉलो दिस थिंग, राइट। और आज से और आज फ्यूचर के भी क्वेश्चंस में यही करना है।
तो ये ऑप्शन तो फिजिबल मुझे तो नहीं लग रहा है, इस आर्टिकल में भी यही है कि फिजिबल नहीं है। लेकिन एक दूसरा प्रपोजल है जिसको कंसिडर किया जा सकता है। जनवरी 2021 में हमारे जो बार काउंसिल हैं उन्होंने ये कहा कि हमारे 5 जो साउथ इंडिया के राज्य हैं उनके लिए एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है और दिल्ली में आने के लिए साउथ इंडिया के राज्यों के जो लोग हैं उनको ये बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। दूसरी चीज़ के दिल्ली के जो लॉयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे, आई एम नॉट सेइंग के दूसरे लॉयर्स कम पैसे चार्ज करेंगे, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही जगह पर है तो वहाँ पर एक प्रकार की मोनोपोली हो चुकी है लॉयर्स की। और ये एक लंबे टाइम से ये एक डिमांड चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट की दूसरी ब्रांचेस भी होनी चाहिए। के वेणुगोपाल साहब ने ये बताया है कि 4 बेंचेस कोर्ट की क्रिएट की जा सकती है 15 जजेस के साथ, और इससे क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर प्रेशर जो है, उसके ऊपर जो बोझ है वो कम हो जाएगा। और अलग अलग मीन्स अगर कोर्ट्स लेट्स से सुप्रीम कोर्ट की अगर लेट्स से जस्ट इमेजिन के 4 ब्रांचेस हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और तमिलनाडु में, सॉरी नॉट तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, बेसिकली जो मैंने अभी आपको ये एक प्रकार का डायग्राम ये बना कर दिया था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो ये 4 जगह पर अगर सुप्रीम कोर्ट की, फॉरगेट अबाउट द पार्लियामेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर ब्रांचेस हैं तो लगता है कि जस्टिस जो है मीन्स एक्सेस टू जस्टिस जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। और हर एक नागरिक को ये अधिकार, ये उनका अधिकार, हम सब का अधिकार है कि हमें अगर जब भी आवश्यकता हो तो हमें इंसाफ मिले। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यू नो इट वेरी वेल, कितने सारे, कल ही हम बात कर रहे थे इसने, कितने सारे केसेस, लाखों करोड़ों केसेस पेंडिंग है। तो ये एक अच्छा प्रपोजल है। कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं, आप प्लीज़ पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। एंड आई विल सी यू टुमारो, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।